गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के प्रथम अध्याय प्रकाश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, प्रकाश या लाइट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम काफ़ी पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह प्रकाश की एक सामान्य परिभाषा है। अब पुनः क्वेश्चन आता है कि प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश सामान्यतः सुपरहीटेड या अति तप्त वस्तुओं से उत्पन्न होता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं और नंबर दूसरा अदीप्त वस्तुएं। पुनः क्वेश्चन आता है कि दीप्त वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं और अदीप्त वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। वस्तुओं को हम प्रकाश के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नंबर दूसरा अदीप्त वस्तुएं या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे कोई भी प्रकाश स्रोत दीप्त वस्तु कहलाता है। इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, यह दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किंतु जब इन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो यह वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। यह वस्तुओं का प्रकाश के आधार पर वर्गीकरण था। अपना क्वेश्चन आता है कि दीप्त वस्तुएं हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, सूर्य इत्यादि सभी दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, ये सभी अदीप्त वस्तुएं। टेबल और मेज एक ही होती है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अपना क्वेश्चन आता है कि हम प्रकाश का अनुभव कैसे करते हैं। प्रकाश का अनुभव हम दृष्टि संवेदी अंगों की सहायता से करते हैं, जिन्हें हम आँख या आइस बोलते हैं, अर्थात प्रकाश संवेदी अंग। प्रकाश का अनुभव हम प्रकाश संवेदी अंग से करते हैं। अब इसके बाद हम प्रकाश के सामान्य गुणों का अध्ययन करेंगे कि प्रकाश के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्रकाश के प्रमुख गुण निम्न हैं। नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो स्टूडेंट्स, अब पुनः क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के इस गुण का सत्यापन हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस गुण का सत्यापन हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्रकाश अपने मार्ग में रखी वस्तुओं की छाया उत्पन्न करता है और इसी से स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद प्रकाश का दूसरा गुण कि प्रकाश के चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश को संचरण या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पुनः क्वेश्चन आता है कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। क्रॉस का मतलब है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रकाश के तीसरे गुण का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम कहीं पर शादी समारोह में या किसी प्रोग्राम में लाइटों को देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की लाइटें अलग अलग दिखाई देती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरणें या विभिन्न रंग की प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, प्रकाश की किरणें एक दूसरे को
प्रभावित नहीं करती हैं। प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। इसके बाद हम इसके चौथे गुण का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का चौथा गुण है, प्रकाश में कई प्रकाशिक घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। यह प्रकाशिक घटनाएं कहलाती हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि कुछ घटनाएं ध्वनि में भी होती हैं, जैसे परावर्तन ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है। अपवर्तन यह प्रकाश में होता है। विवर्तन और प्रकीर्णन ये सभी प्राकृतिक घटनाएं प्रकाश में होती हैं। विवर्तन और अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये घटनाएं प्रकाश में होती हैं। अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकाश की चाल। ये तो हम जानते हैं कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश की चाल क्या माध्यम के ऊपर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है हाँ, प्रकाश की चाल माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात जहाँ पर कुछ नहीं होता है, वैक्यूम, वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश के बाद पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2.5 × 10⁸ मीटर होती है। इसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्टूडेंट्स, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होती है। विभिन्न माध्यम में चाल अलग अलग होती है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। विभिन्न माध्यम में चाल अलग अलग होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पानी, इसमें हमें 0.5 कम करते जाना है तो हमें इसकी चाल मिलती जाएगी। पानी में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, प्रकाश सुपरहीटेड या अतितप्त वस्तु से उत्पन्न होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है और प्रकाश के प्रमुख गुण, इनका अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद हम प्रकाश में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकाशिक गुण परावर्तन का अध्ययन करेंगे। किंतु स्टूडेंट्स, परावर्तन का अध्ययन करने से पहले हम प्रकाश के एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश किरण की क्वेश्चन यदि में पूछा जाए प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम प्रकाश किरण किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अनुभव हम प्रकाश संवेदी अंग या दृष्टि संवेदी अंग आँख के द्वारा करते हैं। स्टूडेंट्स, आँखें प्रकाश संवेदी अंग होती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रकाश किरण या ऑप्टिकल रेज। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल है। प्रकाश किरण प्रकाश का वह छोटा भाग होता है जो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किरण यह प्रकाश का वह छोटा भाग होता है, प्रकाश का वह छोटा भाग जो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश किरण कहलाता है। वह छोटा भाग जो सीधी, स्टूडेंट कुछ पॉइंट मैं छोड़ता जा रहा हूँ, कुछ शब्द छोड़ता जा रहा हूँ, आप बोलता जा रहा हूँ, आप उसे लिखते जाएं। प्रकाश का वह छोटा भाग जो सीधी रेखा में चलता है प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश किरण को हम एक सरल रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं। यह सरल रेखा
प्रकाश किरण को व्यक्त करती है। किंतु स्टूडेंट्स, इसमें अभी एक त्रुटि है। जब तक हम इसके चलने की दिशा नहीं बताते हैं तब तक यह प्रकाश किरण को सही रूप से व्यक्त नहीं करती है। यह प्रकाश किरण व्यक्त कर रही है कि प्रकाश लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा है, और इसी प्रकार एक दूसरी प्रकाश किरण जो कि हम इसके नीचे ड्रॉ करेंगे वह व्यक्त करेगी कि प्रकाश की किरण राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है। स्टूडेंट्स, यह प्रकाश किरण का अध्ययन था। तो अब आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम प्रमुख प्रकाशिक घटना परावर्तन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, परावर्तन एक सामान्य घटना है जिसको आप अपने दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं। जैसे जब आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तब समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जो कि परावर्तन का एक सरल सा उदाहरण है। पुनः क्वेश्चन आता है कि परावर्तन को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, या परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन या रिफ्लेक्शन एक प्रमुख प्रकाशिक घटना होती है। परावर्तन, इसकी परिभाषा हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं। परावर्तन यह घटना सामान्यतः दर्पण से होती है। घटना सामान्यतः दर्पण से होती है, लेकिन कुछ मात्रा में परावर्तन लेंस से भी होता है और कांच की पट्टी से भी होता है, जैसे कि हम ग्लास स्लैब बोलते हैं। लेकिन यह परावर्तन काफ़ी कम होता है। परावर्तन यह दर्पण से होता है। पुनः क्वेश्चन आता है कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण एक परावर्तक तल होता है जिसके पीछे की ओर पॉलिश की जाती है। अभी हमें इसका अध्ययन नहीं करना है, हम डायरेक्ट समतल दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं। समतल दर्पण, इसमें दो तल होते हैं। पहला होता है परावर्तक तल और दूसरा होता है पॉलिश किया हुआ तल। पॉलिश किया हुआ तल सामने से आने वाली प्रकाश किरणों को पुनः वापस कर देता है, यही परावर्तन कहलाता है। अब हम परावर्तन की वास्तविक परिभाषा का अध्ययन करेंगे। परावर्तन वह प्रक्रिया है या परावर्तन वह प्रकाशिक घटना है जिसमें प्रकाश किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट आता है। इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रकाश का किसी परावर्तक तल, जैसे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, ये सभी दर्पण परावर्तक तल कहलाते हैं। प्रकाश के किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन की एक सामान्य सी परिभाषा थी। या प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने को परावर्तन कहते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिख भी सकते हैं। प्रकाश के किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटने को परावर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसका चित्र बनाकर अध्ययन करेंगे और इसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। लौटने को परावर्तन कहते हैं। इसका जो डायग्राम है बिल्कुल सरल है। इसमें यह हमने एक परावर्तक तल ले लिया, यह पॉलिश किया हुआ तल है, उसके नीचे परावर्तक तल रहेगा, यह पॉलिश वाला तल है और इसके नीचे परावर्तक तल है। इसके नीचे हमने एक अभिलंब बना दिया है और इस पर कोई प्रकाश की किरण यह इस प्रकार से आ रही है। जो किरण आती है वह आपतित किरण कहलाती है और जो किरण टकरा कर लौटती है वह परावर्तित किरण कहलाती है। अब हम इसका विस्तृत में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एम एन एक परावर्तक तल होता है। एम एन
एक परावर्तक तल या समतल दर्पण है। MN एक समतल दर्पण है। इसके बिंदु P पर एक किरण PQ आपतित हो रही है। PQMNO। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रेज। जो किरण दर्पण की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित का मतलब होता है आने वाली किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण। और इस चित्र में दर्पण की ओर आने वाली किरण QP है। यह परावर्तन से संबंधित पहली परिभाषा थी। आपतित किरण किसे कहते हैं। इसके बाद परावर्तित किरण। जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण और दूसरी वाली किरण परावर्तित किरण। तो स्टूडेंट्स, P और Q किरण परावर्तन के पश्चात वापस लौट रही है, अतः यह परावर्तित किरण है। यह आने वाली है तो परावर्तित किरण जाने वाली किरण कहलाएगी। परावर्तित किरण जाने वाली किरण PQ, जाने वाली किरण यह PQ किरण कहलाएगी। इसके बाद हम PQMNOP यहाँ पर नाम दे देते हैं R। तो R, अब हम अभिलंब का अध्ययन करेंगे। अभिलंब या नॉर्मल। अभिलंब वह काल्पनिक पृष्ठ या काल्पनिक तल होता है जो परावर्तक तल के लंबवत खींचा जाता है। अर्थात यह जो लंबवत है 90 डिग्री का कोण है, MP और PR में यह अभिलंब कहलाता है। अर्थात परावर्तक तल के लंबवत खींचा गया पृष्ठ या तल, परावर्तक तल के लंबवत खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ या काल्पनिक लाइन अभिलंब कहलाती है। इसके बाद हम आपतन कोण का अध्ययन करेंगे। आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण स्टूडेंट्स यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है। आपतन कोण यह अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच बनने वाला कोण होता है। अर्थात यह वाला कोण, यह PR अभिलंब है और आपतित किरण QP है। तो आपतन कोण यह अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण है। अभिलंब व आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। इसके बाद इसी प्रकार परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। दोनों कोणों में अभिलंब रहता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण, यहाँ पर मैंने किरण नहीं लिखा है, परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसके बाद अंतिम परिभाषा P, बिंदु P आपतन बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है वह बिंदु आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। यह इसकी 6वीं परिभाषा थी। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रकाश में परावर्तन से संबंधित सभी 6 प्रकार की परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, यह 6 प्रकार की परिभाषाएं काफ़ी सरल हैं। आपने इसमें आपतित किरण का, परावर्तित किरण का, आपतन कोण का,
परावर्तन कोण का, अभिलंब का और आपतन बिंदु का अध्ययन किया है। परावर्तन, इसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं कि प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने को परावर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम परावर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे जो कि काफ़ी सरल है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम परावर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, परावर्तन के नियमों का अध्ययन कर मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बिंदु P था जो कि आपतन बिंदु था। तो परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यदि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि आपतन कोण 40 है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तब इसका आंसर भी 40 ही होगा, क्योंकि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात एंगल आई जो कि आपतन कोण को व्यक्त करता है, एंगल आर जो कि परावर्तन कोण को व्यक्त करता है, के बराबर होता है। इसका दूसरा नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल, ये मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। एक ही तल से क्या मतलब है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होता है। इन तीनों का एक ही तल से मतलब है कि ये तीनों कागज के तल में होते हैं, अर्थात यदि हम इस तरह से कोई कागज ले लें तो तीनों कागज के तल में रहेंगे। यह कागज के तल के लंबवत हो जाएगा, पेन की कंडीशन, और यह कागज के तल में हो जाता है। तो तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कागज के तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कागज के तल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका अध्ययन कर लिया है, जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स बना लें। इसके पश्चात हम पुनः आगे बढ़ेंगे। आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद।